अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर इन कर्वीलिनियर सिस्टम कि कर्वीलिनियर सिस्टम में हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसकी डेरिवेशन क्या है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या, हम सब कुछ आज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो करना है वो सब इस डायग्राम के गिर्द घूमना है। तो इस डायग्राम को हम साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि लेट करते हैं, हम एक आर वेक्टर लेते हैं जिसको हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के कहते हैं, राइट। ये कब बनता है? इस फॉर्म में वेक्टर हमारे पास, जैसे कि एक एक्स वाई जी प्लेन हो, एक पॉइंट पी हो, पी पॉइंट हमारे पास एक्स वाई जी होता है, राइट। तो यहाँ से अगर हम एक वेक्टर ड्रा करें, आर वेक्टर इसे हम कहते हैं, तो इसकी जब हम डेरिवेशन लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा था कि हम x को एज ए फंक्शन ऑफ u1, u2 एंड u3 ड्राइव कर सकते हैं। जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने ये भी कहा था कि हम y को भी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ u1, u2 एंड u3 लिख सकते हैं। एंड आल्सो वी कैन राइट z एज ए फंक्शन ऑफ u1, u2 एंड u3, राइट। अब देखें कि अगर x, y और z के आंसर u के फंक्शन के तौर पे आ जाएंगे, u की फॉर्म में आ जाएंगे, तो ये जो r है ये पूरा u की फॉर्म में हो जाएगा। मतलब x y z तो ख़त्म हो जाएगा, इधर u1, u2, u3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि r बेसिकली इटसेल्फ एक फंक्शन है u1, u2 एंड u3 का, राइट। अब हमने बात करनी है स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर की, बात करनी है हमने। हम बात करते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर की। अगर हम बात करें यूनिट टेंजेंट वेक्टर की, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास एक कर्व थी, u1 कर्व, लेट्स सपोज ये कर्व है, ये u2 कर्व है, u3 कर्व है। तो टेंजेंट हमको पता है कि किसी भी कर्व पे, ये कर्व है, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे छू के जाने वाली लाइन जो है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, राइट। तो इस टेंजेंट को, इस कर्व को एक लाइन छू के जा रही है इसके एक पॉइंट पे, तो ये जो लाइन है ये इसका टेंजेंट है। इसको हम ये शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं डेल आर ओवर पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1। u1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये u1 कर्व के ऊपर से गुजर के आ रहा है। तो हम इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे कि हमारे पास जो है पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 एक टेंजेंट वेक्टर है, इज अ टेंजेंट वेक्टर है ना। देखिए एक पॉइंट पे कट करके गुजर रहा है, तो हम कहते हैं कि एक टेंजेंट वेक्टर है हमारे पास। कौन सी कर्व पे? टू द u1 इज इक्वल टू c1 पे। अगर ये हमारे पास एक टेंजेंट वेक्टर है तो इसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा वो हम बताते हैं यहाँ पे। कि अगर ये एक टेंजेंट वेक्टर है तो हम कहते हैं कि हमारे पास e1 इज इक्वल टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 ओवर पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1, इसका मॉड क्या होगा? इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये हमारे पास क्या होगा? यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा एट u1 इज इक्वल टू c1 सरफेस पे, या फिर हम कह सकते हैं u1 कर्व पे। u1 कर्व पे ये हमारे पास एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। जैसे कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हम कहते हैं कि एक v वेक्टर है, वो किसकी इक्वल है? v, जब हम v की बात करते हैं, v वेक्टर और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही बात करते थे। ये जब हम यूनिट वेक्टर की बात करते थे तो हम ये कहते थे, सेम एज इट इज जब हमने यूनिट वेक्टर की बात की है तो हमने यही बात की है कि ये हमारे पास पार्शियल आर और पार्शियल u1 और उसका नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू होती है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 मॉड इज इक्वल टू h1, राइट। ये हमारे पास h1 क्या होता है, मैं नेक्स्ट चल के आपको बताऊंगा कि ये h1 क्या होता है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको h से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको h से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 ओवर h1। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये h इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स h1
E1 इज इक्वल टू पार्शल R ओवर पार्शल U1। ये कब था? ये था एट U1 कर्व पे था। सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली हमारे पास होगा H2E2 पार्शल R ओवर पार्शल U2 एट U2 कर्व एंड H3E3 इज इक्वल टू पार्शल R ओवर पार्शल U3 एट U3 कर्व। राइट स्टूडेंट्स, अब जो हमने बात की थी कि हमारे पास H1 H2 H3 क्या है, वेयर H1 H2 एंड H3 आर स्केल फैक्टर्स, कि स्केल फैक्टर्स हैं, इन्हें हम स्केल फैक्टर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है कि स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ है ये इन्हें हम स्केल फैक्टर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यूनिट वेक्टर, हमने बात करनी है वेक्टर की। यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो गया। अब हमारे पास एक होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हम उसकी बात करते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या होता है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर की स्टूडेंट्स हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर की, कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या होता है। स्टूडेंट्स, फिर मैं रिपीट आपको वही शेप दिखाना चाहूँगा कि हमने कहा था कि एक कर्व है U1 U2 U3 कर्व्स है हमारे पास, उनको एक पॉइंट पे छू कर गुजरने वाली जो लाइंस हैं वो उन पे टेंजेंट हैं, जैसे E1 E2 एंड E3 गुजरी हैं। तो अब नॉर्मल की बात करनी है तो नॉर्मल आपको पता है कोई भी किसी भी कर्व पे जो एक नॉर्मल होता है वो 90 का एंगल बना रहा होता है। वो जो 90 का एंगल होता है वो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो इस शेप में आप देख सकते हैं कि U3 कर्व पे ये नॉर्मल है, ऐसे U1 कर्व पे ये नॉर्मल है और U2 कर्व पे ये नॉर्मल है हमारे पास। तो इनको हमने नाम दे लिया E1 E2 एंड E3, बड़ा E दे लिया, ठीक है, ताकि इनमें डिफ्रेंशिएट हम कर सकें। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने उसको नाम दे दिया। तो ये हमारे पास नॉर्मल बन रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल है इसको हम मज़ीद हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम किसको हम पार्शियल डेल्टा U3 भी कह सकते हैं। नॉर्मल को हम इस फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने जो मज़ीद डिस्कस करना है इसको इसी फॉर्म में डिस्कस करना है। हम कहते हैं कि लेट U1 इज इक्वल टू C1, U2 इज इक्वल टू C2 एंड U3 इज इक्वल टू C3। हमारे पास क्या है? बी द 3 सरफेसेस। ये हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक U1 के सामने जो सरफेस होती है ये वाली, ये U1 सरफेस होती है। U2 के सामने जो होती है U2 सरफेस होती है, और इसके सामने जो होती है वो U3 सरफेस होती है। तो ये हमने बता दिया कि हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। नेक्स्ट हम क्या बताएंगे कि वी यूज़ डेल्टा U1, डेल्टा U2 एंड डेल्टा U3 एज नॉर्मल टू द सरफेसेस। क्या हम इनको एज अ नॉर्मल यूज़ करेंगे? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है कि नॉर्मल के तौर पे इसके लिए हम डेल U3 यूज़ करेंगे, इसके लिए हम डेल U1 और इसके लिए हम डेल U2 यूज़ करेंगे। राइट, तो वही मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब मैं कहता हूँ कि यूज़ सरफेसेस द यूनिट नॉर्मल, then unit normals to given surfaces are defined as, कि जो यूनिट नॉर्मल होंगे वो हमारे पास कैसे डिफाइंड होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि हमने E1 रखा था इसका, तो हमारे पास बनेगा पार्शियल U1 डेल्टा U1 और डेल्टा U1 का मॉड। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने बात की थी यूनिट वेक्टर में, हमने क्या कहा था कि E1 जो है स्मॉल E1 ये पार्शियल R और पार्शियल U1 और इसका मॉड के बराबर है। तो इस तरह अब उधर E1 बड़ा है तो हमने उस E1 लिखा, और हम क्या यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल के तौर पर डेल्टा U1 डेल्टा U2 एंड डेल्टा U3 यूज़ कर रहे हैं, तो हमने वही लिख लिया।
अगर ये है, ये किसके लिए, ये फॉर u1 इज इक्वल टू c1 के लिए, ठीक। इसी तरह सेम फॉर अदर कर्व्स, एंड एट द लास्ट फॉर E3। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी अब सो। तो स्टूडेंट्स, हमने बात करनी थी आज दो ही वेक्टर्स की। एक हमारे पास था यूनिट टेंजेंट वेक्टर, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर था। तो एट द एंड हम रिमार्क्स के तौर पे क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्ट के तौर पे क्या लिख सकते हैं कि इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स at each point generally there exist two unit vectors, कि दो यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से एक होता है E1 E2 एंड E3 की फॉर्म में, एंड द सेकंड वन होता है E1 E2 एंड E3 की फॉर्म में। तो ये जो हमारे पास होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स। तो होप सो स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, आज का वीडियो। तो एट द एंड में आपको एक, इफ़ यू वांट टू गेट नोट्स of these topics, then you can contact me on this. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मज़ीद जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा एक्सप्रेशन फॉर द आर्क लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।